जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जीएस का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 21,391 पदों पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाला था उसका री एग्ज़ाम डेटों का ऐलान अगस्त में अलग अलग डेटों पर कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल जीएस का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बिहार पुलिस 21/3/2021 की प्रथम पाली का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। यानी कि जब पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों पर हमला हुआ तो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो दोस्तों रिक्तिका दोष और साटकी दोष। रिक्तिका नोट करते चलेंगे आप। रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोस्तों यहाँ पर अट नहीं रहा है, आप लोग नोट करेंगे जो हम बोल रहे हैं। रिक्तिका दोष और साटकी दोष। रिक्तिका दोष और साटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो डैश। यानी इसका कहने का मतलब है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो देश मतलब क्या होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें जो होगा यानी कि भुगतान शेष में घाटा होगा। अगर भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो जाए तो भुगतान शेष में घाटा होगा, है ना दोस्तों। भुगतान शेष में घाटा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थापित कर दिया गया। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। सॉरी दोस्तों, स्थगित कर दिया गया, है ना। तो दोस्तों 2026 तक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। दोस्तों AUG जो है प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। जो सूचना का संग्रह जो संबंधित है दोस्तों, वह है चतुर्थ क्रियाकलाप से। चतुर्थ क्रियाकलाप से आप नोट करते चलेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ क्रियाकलाप। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, वह है कि तन्ने में केवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश हैं। तन्ने में केवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि द्वितीय जाइलम, यानी कि द्वितीय जाइलम है ना, यानी कि द्वितीय जाइलम से बनने वाले सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं द्वितीय जाइलम है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तरी स्वपन परिहरिक्रांति किस विद्या की रचना है। उत्तरी स्वपन परिहरिक्रांति किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों यह जो है रिपोर्ताज की रचना है। रिपोर्ताज की यह रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो दोस्तों यह जो है RuBp है। RuBp प्राथमिक संग्राही जो है केल्विन में, जो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही जो है वह है RuBp है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि बिहार में 2016 से 2017 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है डैश। यानी कि बिहार में 2016-17 में जो कृषि विपणन समितियों की संख्या है वह क्या थी, है ना, वह माने क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 525 विपणन समितियों की संख्या थी, है ना। यानी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 525। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया। किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया। तो दोस्तों जिस शिक्षा संस्थान में डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2010 तक जिस शिक्षा संस्थान में जिस पद पर कार्य किया था वो था NCERT है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है, यानी कि अपसारी प्लेट सीमाएं। इसको अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसारी प्लेट सीमाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में डैश गिरावट के कारण होती है। गिरावट के कारण होती है।
यानी कि कहने का मतलब है कि एड्स की जो रोगी होते हैं, यानी कि एड्स की रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, यानी कि क्या चीज़ के कारण उसकी संख्या में गिरावट के कारण बनती है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह जो बनती है श्वेत रुधिर कणिकाओं, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण उसकी प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट होती है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था। तो दोस्तों वह जो किया गया था वह बेलग्रेड 1961 में किया गया था। बेलग्रेड में 1961 में किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपगाम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है। भूगोल में क्रमबद्ध उपगाम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों आवेश संरक्षण से वो संबंधित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम जिसने प्रतिपादन किया उनका नाम था एराटास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जिसने इसका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था वह था मेंडल। कौन था दोस्तों? मेंडल। यानी मेंडल ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है डैश। वह जो है दोस्तों ताप है, मृदा की नमी है और अपरद की प्रकृति है। यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन में ये तीनों दिया हुआ है, ताप, मृदा की नमी और अपरद की प्रकृति, ये तीनों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ये सभी जो है एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, यानी कि जो पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है उसका जो नाम है
वह है मेंटल। क्या है दोस्तों? मेंटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंटल। मेंटल जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्नलिखित में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह है बकरी। बकरी यानी कि दोस्तों बकरी प्राथमिक, निम्नलिखित में से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह है बकरी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बकरी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। यानी कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। क्या होगा दोस्तों? लाहौर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, यानी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? दोस्तों, लौह जो धातु है, लौह, उसका उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। यानी वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। दोस्तों, वह है संवहन। संवहन, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवहन। संवहन जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? दोस्तों, दधीची। दधीची जो है विष्णु का अवतार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दधीची। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम सही है? अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि चीन, भारत, यूएस और इंडोनेशिया। चीन, भारत, यूएस और इंडोनेशिया जो है अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से अवरोही क्रम में सही है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों, 1861 भारतीय परिषद के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। आप इसे नोट करते चलेंगे, लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो। जिसमें कंपन विद्या नहीं हो। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7/5।
7/5 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 226 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 226 में जो है मौलिक अनुच्छेद 226 में जो है भारत के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वंडरवॉल बॉल के द्वारा इसका जो है बॉल के द्वारा अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंडरवॉल के द्वारा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर अवस्थित है? वो है जो कटक में है दोस्तों। कटक में जो है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटक। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है? समय भी निलंबित हो सकता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है 21/3/2021 की होने वाली बिहार पुलिस कांस्टेबल की प्रथम पाली का जीएस का क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से याद करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। आप अपने पास एक नोटबुक रखेंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में लगभग 30% जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करें तो आप इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों आप सबको बता दें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें और जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें चैनल को, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? कौन विस्तृत कर सकता है? वह है जो संसद है दोस्तों, यानी संसद ही केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली? प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली। डच। किसको मिली थी दोस्तों? डच को, यानी कि डच को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डच। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? सामंतवाद में उदय का प्रमुख कारण था वह जो है दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्य की स्थापना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि सामान्यतया
सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है? यानी कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला जो बायोरिएक्टर है वह है बिलोडिथ हाउस बायोरिएक्टर। बिलोडिथ हाउस बायोरिएक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यह जो प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन 21/3/2021 की प्रथम पाली का जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, है ना दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको आसानी हो और आसानी पूर्वक आप अपने एग्ज़ाम को, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और अपने सपना वर्दी पाने की सपना को साकार कर सके। यह जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उलूंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलूंग चाय जो है ताइवान देश में उत्पादित की जाती है। कहाँ दोस्तों? ताइवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसा ही आप लोग के लिए डेली बिहार पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आप सभी के बीच आते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप सभी तक पहुंचे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब भी इस चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।